आज हम लोग शुरू करते हैं फिर दोपहरी, है ना। दोपहरी शुरू करते हैं ना, आज वही करना है ना। यस मैम। हाँ, तो यहाँ शुरू करना है पेज नंबर 29 से। हाँ, पेज नंबर मैम 29 31 देखिए। मैम 39 मैम 31 से। नहीं बेटा, यहाँ अभी कहाँ करवाए थे, उपमालंकार वाला भी नहीं हुआ था ना। उपमालंकार का जो दिया हुआ उदाहरण है, इसका माइक ऑफ ऑन है, माइक ऑफ करो। इसकी छोटी बहन कुछ बोल रही है। भैया लोग क्या चल रहा है? इसकी बहन है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ये पेज नंबर 29 में ख। सब लोग अपनी पुस्तक खोल लिए हो? हेलो हेलो। यस मैम। हाँ, एक रम्य उपवन था, नंदन वंशा सुंदर। तो मैंने आप लोग को बताया था ना कि उपमा अलंकार में जहां किसी व्यक्ति वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समानता के आधार पर की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? समानता के आधार पर। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी भी अन्य व्यक्ति या वस्तु से जब की जाती है तो वहां उपमा अलंकार मैम होता उपमा अलंकार। है। हाँ, इसका योजक, इसका वाचक शब्द है सा से सी। तो यहाँ पर है ना, एक रम्य उपवन था, नंदन वन सा सुंदर, नंदन वन के समान सुंदर एक रम्य उपवन था। तो यहाँ लिखिए, उपवन की सुंदरता की तुलना नंदन वन से की गई है। उपवन की सुंदरता की तुलना, लिखिए, उपवन की सुंदरता की तुलना नंदन वन से की गई है। जहां मन, की गई है के बाद पूर्ण विराम, जहां मन रम जाता है, जहां मन रम जाता है ना। मैम रिपीट अगेन। उपवन की सुंदरता की तुलना नंदन वन से की गई है। उपवन की सुंदरता की तुलना नंदन वन से की गई है। ठीक है, पूर्ण विराम, जहां मन रम जाता है, जहां मन रम जाता है। ठीक है, लिखे सब लोग, जहां मन रम जाता है। उसके बाद है ग नंबर, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। ठीक है, वृक्षों के पत्ते झड़ने के बाद वे नंगे लंबे शरीर वाले कंकालों के समान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ वृक्षों की तुलना कंकालों से की गई है। हाँ, तो लिखो, वृक्षों के पत्ते, वृक्षों के पत्तों के झड़ जाने पर, वृक्षों के पत्तों, वृक्षों के पत्तों के झड़ जाने पर, झड़ जाने के बाद हाँ, झड़ जाने के बाद, वे नंगे लंबे बाद वे कंकाल के समान, वे कंकाल के समान, कंकाल के समान प्रतीत हो रहे हैं, है ना। वृक्षों के पत्तों के झड़ जाने के बाद वे कंकाल के समान प्रतीत हो रहे हैं। यानी जब पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि ठूठा पेड़, जिसकी तुलना कंकाल से यहाँ कवि ने की है। ठीक है,
वृक्षों के पत्तों के झड़ जाने के बाद वे कंकाल के समान प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ वृक्षों की तुलना कंकाल से की गई है, लिख लो। यहाँ वृक्षों की तुलना कंकाल से की गई है। यहाँ वृक्षों की तुलना कंकाल से की गई है। हो गया बच्चों? यस मैम। वृक्षों की तुलना कंकाल से की गई है। नेक्स्ट है नील गगन सा हृदय शांत हो रहा। यहाँ हृदय की मन या हृदय शांत होने के कारण उसकी तुलना नील गगन अथी नीले आसमान से की गई है। इसकी तुलना हृदय हृदय की तुलना ना, शांत हृदय की तुलना, शांत हृदय की तुलना शांत हृदय की तुलना नीले गगन से की गई है। शांत हृदय की तुलना नीले गगन से की गई है। लिख लिए बच्चों? यस मैम। हृदय की तुलना नीले गगन से की गई है। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पर राम के नाम को बहुत कीमती, रतन के समान मूल्यवान माना गया है। यहाँ पर धन को, मूल्यवान धन को, कीमती धन को नाम के लिए आरोपित कर दिया गया है, उसको उसके जैसा मान लिया गया है। यानी राम के नाम का इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया है, राम के नाम को, कि वो धन के समान कीमती और बहुमूल्य हो गया है। ठीक है। पर नर व्याघ्र सुयोधन, सुयोधन दुर्योधन की हिंसक प्रवृत्ति की तुलना, उसके हिंसक स्वभाव की तुलना किससे की गई है? व्याघ्र, बाघ से की गई है। यानी दुर्योधन मानव तो है, लेकिन उसके गुण किसके समान है? बाघ के समान। तो यहाँ राम उपमेय में राम की तुलना किसके समान की गई है? किससे उपमान उसकी की गई है? रतन धन के समान। और नर उपमेय दुर्योधन की तुलना किससे की गई है? व्याघ्र से। बहुत समानता के कारण, दोनों के गुणों में इतनी समानता है कि एक दूसरे को उस पर, उसके स्वभाव को उस पर आरोपित कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये हो गया है रूपक अलंकार। अब देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रूपक अलंकार, इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं। रूपक यानी रूप, रूप यानी उसके रूप को उसके समान मान लिया गया है, आरोपित कर दिया गया है। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, तुरंत याद रहेगा। रूपक यानी रूप, किसी के रूप को, किसी के स्वभाव को अत्यधिक समानता के कारण उसके स्वभाव को उसके ऊपर आरोपित कर दिया गया, उसको उसके जैसा मान लिया गया है, गुण की अत्यधिक समानता के कारण। ठीक है, बात आ रही समझ में? हाँ, यस मैम। इसको इस ढंग से समझो। रूपक रूप, स्वभाव के कारण एक दूसरे के स्वभाव में बहुत अधिक समानता है, जिसके कारण उसको उसके जैसा मान लिया गया है, आरोपित कर दिया गया है। चरण कमल बंदो हरिराई, यानी ईश्वर के कमल चरण को किसके समान मान लिया गया है? कमल के समान। यानी वंदना, ईश्वर के चरणों को लिखिए, ईश्वर यहाँ क्या है? उपमेय। ईश्वर के बगल में ब्रैकेट में लिख दो ईश्वर के चरण, ईश्वर के चरण, उसको बगल में लिखो उपमेय। ईश्वर के चरण की तुलना, यानी ईश्वर के चरण ब्रैकेट में लिख दो
ये यहाँ पर हो गया उपमेय। ईश्वर के चरण उपमेय में किसको आरोपित किया गया है? कमल। कमल ब्रैकेट में लिख दो उपमान। अरे वो नहीं, अब ये ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट है। किसका माइक ऑन है? मैम अनुशंसा। हाँ, यहाँ शो कर ही रहा है। ईश्वर के चरण ब्रैकेट में लिखो उपमेय में कमल उपमान का अभेद किया गया है। अनुशंसा माइक ऑफ करो। सॉरी मैम। नो सॉरी। तुमको तरीका पता है कि क्लास के वक्त माइक ऑफ रखना, जब बात करना है कुछ पूछना है उसी वक्त ऑन करना है। नो सॉरी नथिंग। ईश्वर के चरण लिखे सब लोग। यहाँ ईश्वर के चरण उपमेय, उपमेय यानी जिसकी तुलना की जा रही है, में कमल यानी ईश्वर के चरण जो है वो किसके समान कोमल है? बताओ किसके समान कोमल है? कमल। 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 कमल की कोमलता का वर्णन या तुलना या उसके गुण को, स्वभाव को आरोपित किया गया है किस पर? चरण। ईश्वर के चरण किसके समान कोमल है? कमल के समान कोमल है। यानी दोनों के गुण को, उसके गुण को, समान धर्म को, उसके गुण को इस पर आरोपित कर दिया गया है। ईश्वर के पैर को चरण मान लिया गया है। भक्त जो है ईश्वर के चरणों को किसके समान देख रहा है? कमल के समान कोमल। ठीक है। ईश्वर के चरण उपमेय में कमल उपमान का अभेद आरोप किया गया है ना। अर्थात पूर्ण विराम के बाद फिर लिखो अर्थात। अर्थात लिखने आता है ना बच्चों? हाँ यस मैम। और आकार रेप और हलन। अर्थात कमल की कोमलता, कमल की कोमलता कमल की कोमलता को चरण पर आरोपित किया गया है। चरण पर आरोपित किया गया है। हो गया? यानी चरण अर्थात कमल की कोमलता को चरण पर आरोपित किया गया है। आरोप लगाना समझते हो ना बच्चों? हाँ यस मैम। एक आरोप जो है वो निगेटिव सेंस में होता है, नकारात्मक में, है ना, कि किसी को ये जबरदस्ती उस पर आरोप लगा देना। लेकिन यहाँ पर आरोपित करना यानी उसको उसके जैसा मान लिया जाता है। ठीक है। यहाँ आरोपित का अर्थ ये होगा। नेक्स्ट ख, गुरु पद पंकज सेवा। यहाँ भी वही गुरु के पद, पद यानी पैर, पद पंकज चरण। हाँ, यानी गुरु के चरणों, लिखो यहाँ पर गुरु के चरण ये चरण क्या चीज है? यहाँ उपमेय है ना। उपमेय में क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है। चरण की हम ब्रैकेट में डाल रहे हैं। उपमेय, गुरु के चरण उपमेय पर पंकज पर सागर। हाँ, पंकज, पंकज को लिख लो उपमान। पंकज यहाँ हो गया उपमान। गुरु के चरण उपमेय पर पंकज या कमल। या कमल। उपमान मैम, उपमान ब्रैकेट में। हाँ ब्रैकेट में पंकज या का कमल
मैम अत्यधिक समानता के कारण आरोप किया गया है। पंकज का अत्यधिक समानता के कारण आरोपित किया गया है। हो गया। गुरु के चरण उपमेय पर पंकज या कमल का अत्यधिक समानता के कारण आरोपित किया गया है। मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, आ सकता है कोई? यस मैम। आओ। मैम यहाँ मन को सागर के मैम मन उपमेय मतलब मैम ब्रैकेट में पर सागर, मैम उपमान का एवं मनसा या इच्छा उपमेय पर लहर उपमान का अत्यधिक समानता के कारण आरोप किया गया है। मन को यहाँ पर लिखो, मन को उपमेय, यहाँ मन को उपमेय। मैम ख में लिखना है। ग मैं पढ़ रही हूँ ग तो तुमको ख दिखाई दे रहा है। मन सागर मनसा लहरी अभी मैंने पढ़ा, बूढ़े बहे अनेक। सॉरी मैम, टू कंप्लीट था मैम, गलती से बोल दिया। हाँ, मन को यहाँ उपमेय, यानी सागर के समान विस्तृत, सागर के समान विशाल लिख लो, सागर के समान विशाल, तालाब श, सागर के समान विशाल। मन को उपमेय यानी सागर के समान विशाल, और मनसा लहरी समान विशाल, मन के इच्छा रूपी लहर है ना, सागर के समान विशाल मनसा लहरी, एक साथ लिखो मनसा लहरी, ये हो गया उपमान। मनसा लहरी उपमान। यानी मन की इच्छा, यानी मन की इच्छा पर आरोपित किया गया है। मैम एक और बार बता दीजिए। हाँ बता दे रही हूँ। तो उपमेय सागर के समान विशाल, कुछ पूछना ही नहीं मैम तो सागर के समान विशाल पर मनसा, विशाल पर मनसा लहरी उपमान, यानी मन की इच्छा पर आरोपित किया गया है। इच्छा पर आरोप। त्रिशा तुम्हारा माइक ऑन है। इच्छा पर आरोपित किया गया है। त्रिशा। हाँ मैम। व्हाट? हाँ मैम। मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। मन को उपमेय ब्रैकेट में लिखो, यानी सागर के समान विशाल पर मनसा लहरी उपमान, यानी मन की इच्छा पर आरोपित किया गया है। यानी विशाल सागर, सागर तो विशाल है, उसी के समान मन के मनसा लहरी, मन रूपी इच्छा रूपी जो लहरें हैं वो अपने साथ बूढ़े बहे अनेक, अपने विशाल सागर में, मन को यहाँ पर सागर के समान बताया गया है, मन की इच्छा को विशाल सागर के समान
विस्तार जो अपने हृदय में बहुत सारी इच्छाओं को एक साथ डुबाती हैं और डुबाकर बहाकर लेकर चली जाती है। जैसे सागर क्या होता है, उसकी अपार उसमें जल राशि होती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं अगर कोई भी उसमें डूबती हैं तो वो अपने साथ बहाकर दूर दूर तक लेके चली जाती है। उसी तरह हृदय मन जो है वो भी लहरों के समान है, उसी से तुलना की गई है। यानी मन की इच्छा जो है वो भी उसी सागर के समान बहुत गहरा और विस्तृत है। सागर के लहरों के समान मन की जो इच्छा है वो भी बहुत विस्तृत और गहरा है। नेक्स्ट 8 नंबर, ये तो मैं करवा चुकी हूँ। हाँ यस मैम, एक और बार करवा दीजिए। मैम हो चुका है। अब 10 नंबर क्वेश्चन पर मैम बस एक और बार। मैम मानवीकरण अलंकार एक बार समझा दीजिए दोबारा। मानवीकरण जब प्रकृति को मानव के समान कवि क्रियाकलाप करते हुए कार्य करते हुए मानता है, होता नहीं है, उसको कवि कल्पना करता है। प्रकृति में जितने भी उपादान हैं, पेड़ पौधे हुए, झरने हुए, नदियां हुई, उनकी ध्वनि को, उनके क्रियाकलाप को कवि जो है मानव के समान जब क्रियाकलाप करते हुए उसकी उसकी तुलना करता है। ऐसा लग रहा है कि आसमान से संध्या का वर्णन कवि कर रहा है, शाम हो गई है और आसमान जो है बादलों से भरा हुआ है, तो उसकी तुलना कवि कर रहा है कि मानो संध्या सुंदरी जो है वो परी के समान धीरे धीरे आसमान से नीचे उतर रही है। ये कवि की कल्पना होती है। यानी प्रकृति में जो भी प्राकृतिक उपादान है उसकी तुलना जब कवि ऐसा महसूस करता है कि मानव वो मानव के समान क्रियाकलाप करते हुए उसकी कवि कल्पना करता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे पेड़ों के पत्ते जब आपस में टकराते हैं हवा से तो ऐसा लगता है कि वो ताली बजा रहे हैं। तो क्या पेड़ के पत्ते ताली बजाते हैं? ताली तो नहीं बजाते हैं, लेकिन कवि ये कल्पना कर रहा है कि जिस तरह से मानो जो है हाथ से ताली बजाते हैं और एक ध्वनि पैदा होती है, उस तरह से पेड़ों के पत्ते जब आपस में टकराते हैं तो जो ध्वनि पैदा होती है, तो ये कवि मानव के समान उनको क्रियाकलाप करते हुए कवि कल्पना करता है कि मानो वे भी मानव के समान हाथ में से ताली बजा रहे हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यस मैम। होता है जहाँ प्रकृति को चित्रित किया जाता है किसके रूप में? मानव के समान काम करते हुए, क्रियाकलाप करते हुए, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। समझ में आई बात? हाँ यस मैम। नेक्स्ट, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब काव्यांश को आपको पढ़ना है, काव्य का अंश है, कविता का अंश है, पूरी कविता नहीं है, इसका अंश, इसको पढ़कर और उसका उत्तर देना है। बदल दो जमाना, धरा जगमगाओ, पसीना बहा, धूल सोना बनाओ, घृणा को घृणा से कठिन जीत पाना, कठिन बैर को बैर से है दबाना, कठिन है बहुत राह इस जिंदगी की, बनाओ उसे तुम सुकोमल बनाओ। बदल दो जमाना, धरा जगमगाओ, बहुत ही सरल है उठे को गिराना, बहुत ही सरल है बने को मिटाना, सरल है नहीं किंतु निर्माण करना, अगर हो सके तो इसे कर दिखाओ, बदल दो जमाना, धरा जगमगाओ। ठीक है बच्चों, ये आपका काव्यांश है। अब यहाँ प्रश्न है, कवि क्या करने के लिए कह रहे हैं? बताओ। मैम कवि सकारात्मक सोच के साथ मेहनत करते हुए नया निर्माण करने के लिए कह रहा है। वेरी गुड। जमाने को बदलने के लिए पसीना बहुत ही मेहनत करने और धरती को जगमगाने के लिए कहा जा रहा है। पसीना बहा, और पसीना कब निकलता है शरीर से? जब हम काम करते हैं, मैम जब हम मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो पसीना बहता है। और धूल को सोना बनाना, यानी अपने कठिन परिश्रम से, अपने संघर्ष से एक क्षुद्र धूल, तो बहुत छोटी चीज है ना, उस धूल को सोने में परिवर्तित कर देना, यानी कठिन परिश्रम और संघर्ष के द्वारा तुम अपनी परिस्थितियों में परिवर्तन लाओ, जमाने को बदल दो और धरा को सोने के समान जगमगाओ। पृथ्वी जो है वो सोने के समान तब जगमगाएगी, कब? जब आप अपने कठिन परिश्रम और मेहनत से इसको, जमाने को बदलेंगे। तो लिखिए,
कवि क्या करने के लिए कह रहे हैं? कवि मनुष्यों को, देखो, कवि मनुष्यों को अपने कठिन परिश्रम से, कवि मनुष्यों को अपने कठिन परिश्रम से कवि मनुष्यों को अपने कठिन परिश्रम से मैम परिश्रम की वर्तनी पर हरस्वीकार श्रम, परिश्रम, कवि मनुष्यों को अपने कठिन परिश्रम से। अच्छा, तुम लोगों को मैं बता दूं, अभी संडे का जो टेस्ट है उसका पोर्शन ऐसे तो मैं लिख कर भेज ही दूंगी। पार्ट 3 है। पार्ट 3 कौन सा है? अच्छे पड़ोसी के गुण। ओके, अभी संडे, यस मैम। हाँ, ये चैप्टर रहेगा। मैं इसको भेज दूंगी ग्रुप पर, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। इसका अभ्यास सागर से भी जो भी इसके जितने करवाए हैं मैंने वो, और इस पाठ में जितने भी पीछे दिए हुए शब्दार्थ वगैरह इसमें जो भी, वो सब कर लेना है। कवि मनुष्यों को अपने कठिन परिश्रम से इस धरती को, इस धरती को और जमाने को, इस धरती को और जमाने को बदलने के लिए, जमाने को बदलने के लिए कह रहा है। कर दीजिए। बदलने के लिए कह रहा है। कवि मनुष्यों को अपने कठिन परिश्रम से इस धरती को और जमाने को, इस धरती को और जमाने को बदलने के लिए कह रहा है। हो गया? यस मैम। लिख लिए सभी बच्चे? यस मैम। नेक्स्ट, यस मैम। धरा को कैसे जगमगाया जा सकता है? धरा को अपनी सोच परिश्रम से बदलकर और जब नया सभी एक निर्माण साथ करके मिलकर धारा को एक अत्यधिक उद्देश्य की धरती को पूर्ति के लिए जगमगाया जा तब सकता है। तभी जमाना बदल जाएगा और धारा जगमगाने बदल जाएगा और धरा जगमगाने लगेगी। सामूहिक परिश्रम से जब सभी एक साथ मिलकर एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करेंगे तब ये जमाना बदल जाएगा और धरा जगमगाने लगेगी। अपनी सोच बदलकर और नया निर्माण करके हाँ। धरा को अतिथि धरती को जगमगाया जा सकता है। हाँ, जब इस अपनी कठिन परिश्रम से पसीना बहाकर धूल को हाँ। सोना बनाकर धरा को जगमगाया जा सकता है। हाँ, जब इस संसार के सारे लोग, जब इस संसार के सारे लोग अपनी सकारात्मक सोच के साथ, जब इस संसार के सारे लोग अपनी सकारात्मक, यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव थिंकिंग जिसको कहते हैं इंग्लिश में, जब इस संसार के सारे लोग अपनी सकारात्मक सोच और कठिन परिश्रम, जब इस संसार के सारे लोग अपनी सकारात्मक सोच के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, लिखो, सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक सोच के साथ कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे, अर्थात धूल को, अर्थात धूल को सोने में, अर्थात धूल को सोने में, सोने में परिवर्तित करने का काम करेंगे। परिवर्तित, प र हर्षिकार व, फिर त हर्षिकार रेफ त, परिवर्तित। परिवर्तित का क्या अर्थ होता है? परिवर्तन करना, है ना। अर्थात धूल को सोने में परिवर्तित
करने की चेष्टा करेंगे, करने की चेष्टा करेंगे तो इस धरा को जगमगाया जा सकता है। तुम हिल क्यों रही हो बिट्टू? मैं एक चांटा मारूंगी अगर से तुम हिले तो। आरोही माइक ऑफ करो, आवाज आ रही है आरोही? लिख लिए बच्चों? यस मैम। धरा को कैसे जगमगाया जा सकता है? कवि ने किन कार्यों को यस मैम। कहा है? कवि ने किन कार्यों को कहा है? कवि ने घृणा से जीतना, बैर को बैर से दबाना और नष्ट की वस्तु का फिर से नया निर्माण को कठिन कहा है। घृणा को घृणा से जीतना और शत्रुता को घृणा शत्रुता को से घृणा दबाना से बहुत जीत कठिन पाना, काम है। कठिन बैर को बैर से ही दबाना कठिन बहुत रहा है, इस जिंदगी को कठिन बताया है। घृणा को घृणा घृणा से को घृणा से जिताना और शत्रुता को शत्रुता से दबाना और इस जिंदगी की राह बहुत कठिन बताया गया है। कवि ने घृणा को घृणा से जीतना, बैर को बैर से दबाना और नष्ट की वस्तु का फिर से नया निर्माण को कठिन कहा है। ठीक है बच्चों, सब लोग का जवाब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया तुम लोग जवाब दे रहे हो। कवि ने एक दूसरे की बुराई को बुराई से जीत पाना और दूरियों को दूरियों से दबा देना और इस जिंदगी की राह को बहुत कठिन बताया है। ठीक है, तो लिखिए। मैम हम भी लिखेंगे। हाँ बोलो। कवि ने घृणा से घृणा को जीतना और बैर को बैर से दबाने के कार्यों को कठिन कहा है। वेरी गुड, शॉर्ट में बहुत अच्छा आंसर है। कवि ने लिखो, कवि ने घृणा के भाव को, कवि ने घृणा के भाव को, घृणा के भाव को घृणा से जीतना, कवि ने घृणा के भाव को घृणा से जीतना, जीतना में ज दीर्घिकार होगा, कौमा, जीतना तथा शत्रुता के भाव को, तथा शत्रुता के भाव को, वैर मतलब शत्रुता, कवि ने घृणा के भाव को घृणा से जीतना तथा शत्रुता के भाव को शत्रुता से दबाना तथा शत्रुता के भाव को शत्रुता से दबाना, शत्रुता से दबाना, दबाना आदि कार्यों को, आदि दहर्षिकार, आदि कार्यों को, आदि कार्यों को कठिन कहा है। ठीक है, आदि कार्यों को कठिन कहा है। यस मैम। हो गया। नेक्स्ट है, यस मैम। कवि के अनुसार क्या करना सरल है? कवि के अनुसार उठे हुओं को गिराना और बने हुओं को मिटाना बड़ा सरल है। देखो, कवि के अनुसार किसी उठे हुए को गिराना, पहले से बनी किसी वस्तु को मिटाना बहुत ही सरल है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कवि के अनुसार किसी भी बड़ी बनाई चीज या फिर किसी भी अच्छे इंसान को बुरा बनाना बहुत ही सरल है। हाँ। कवि के अनुसार उठे हुए को गिराना और बने हुए को मिटाना बड़ा सरल है। बहुत अच्छी बात है, चलिए कवि के अनुसार उठे को गिराना और बने को मिटाना सरल है। वेरी गुड, चलिए सबका जवाब एक ही है और सबका जवाब का भाव एक ही है, उत्तर बहुत अच्छा है। चलिए अब आप लोग इसको लिखिए। कवि के अनुसार, कवि के अनुसार उठे को गिराना
उठे को गिराना तथा किसी भी बने हुए कार्य को तथा किसी भी बने हुए कार्य को मिटाना बहुत ही सरल है। बहुत ही सरल है। पूर्ण विराम। कहने का अर्थ यह है, उस पूर्ण विराम के बाद लिखो, कहने का अर्थ यह है कि, कहने का अर्थ यह है कि निर्माण करना बहुत कठिन है। निर्माण करना बहुत कठिन है और मिटा देना बहुत आसान है। और मिटा देना बहुत आसान है। लिख लिए बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम मैम। एक बार ग नंबर रिपीट कर दीजिए। हाँ, कवि के मैम। अनुसार उठे को गिराना तथा किसी भी बने हुए कार्य को मिटाना बहुत ही सरल है। कहने का अर्थ यह है, कहने का अर्थ यह है कि का हर्षिकार के निर्माण करना बहुत कठिन है। निर्माण करना बहुत कठिन है और मिटा देना बहुत आसान है। ठीक है। मैम एक ग नंबर ग तीसरा वाला रिपीट कर दीजिए। कवि ने घृणा के भाव को